दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि विश्व के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पृथ्वी के उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास एवं इसके प्रमुख चरण, चट्टानें, इनके प्रकार और विशेषताएं, और साथ ही इस वीडियो में आप महाद्वीप और इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, आरओ के सामान्य अध्ययन के साथ साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, नेट जेआरएफ भूगोल विषय के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि विश्व के भूगोल का भाग 3। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो टकराव का सिद्धांत है, और इसका प्रतिपादन वफन के द्वारा किया गया था। तो देखिए, टकराव सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन बफन के द्वारा किया गया था। ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी हैं। इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो विखंडन परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन रासगन के द्वारा किया गया है। और देखिए दोस्तों, वायव्य राशि सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया था। और पृथ्वी की उत्पत्ति के सर्वमान्य सिद्धांत या सर्वप्रमुख सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखिए, निहारिका परिकल्पना, इसका प्रतिपादन लाप्लास के द्वारा। ग्रहाणु परिकल्पना की प्रतिपादक चेम्बरलिन और मोल्टन रहे। और एक महत्वपूर्ण पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में उल्का परिकल्पना है, जिसको कि लॉकियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये रहे पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प यानी पीरियड का नामकरण और उनकी विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो भूगर्भिक इतिहास के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए देखिए, सबसे पहले कैम्ब्रियन कल्प ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसकी विशेषता ये रही कि सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जीवी कल्प को जिन शकों में विभाजित किया जाता है, उनमें कैम्ब्रियन काल, आर्डोविशियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प और डिवोनियन कल्प रहे। कैम्ब्रियन कल्प में सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ। इसके अलावा आर्डोविशियन कल्प में दोस्तों पर्वत निर्माण प्रारंभ हुआ और सागरी भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय हुई। इसके बाद दोस्तों सिल्यूरियन कल्प आता है, और सिल्यूरियन कल्प में बिना पत्ते वाली वनस्पतियों का स्थल पर विकास हुआ, और साथ ही साथ प्रवालों का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। डिवोनियन कल्प, तो डिवोनियन कल्प में दोस्तों पर्वत निर्माण क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय अवस्था में रही, और साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति इसी कल्प में हुई थी, और इस कल्प को मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डिवोनियन कल्प रहा दोस्तों, इसको मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कार्बोनीफेरस कल्प। दोस्तों कार्बोनीफेरस कल्प जो रहा, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पैंजिया, पैंथालसा, लारेशिया और गोंडवाना जो है, ये कार्बोनीफेरस कल्प में आए थे। पैंजिया क्या था कि ये समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में जुड़ा हुआ था, इसको पैंजिया कहा गया। और पैंथालसा, ये पैंजिया के चारों ओर स्थित जो जलीय भाग था, इसको पैंथालसा कहा गया। दोस्तों लारेशिया, तो ये पैंजिया का उत्तरी भाग था, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल थे उसमें देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया थे। और पैंजिया का जो दक्षिणी भाग था, पैंजिया यानी स्थल भाग, इसका दक्षिणी भाग था, ये गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका रहे। तो ये कार्बोनीफेरस कल्प की विशेषताएं रहीं। अब आइए पर्मियन कल्प में। दोस्तों पर्मियन कल्प की विशेषता ये रही
कि इसमें ही यूरोप, एशिया और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ और स्थलीय जीवों की संख्या और प्रजातियों में तेजी से वृद्धि हुई। अब देखिए, ट्रियासिक कल्प के बारे में विशिष्ट तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, ट्रियासिक कल्प जो था, इसमें सागरों में रेप्टाइल जीवों का विकास हुआ, रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म प्रारंभ हुआ और इसी कल्प में यानी ट्रियासिक कल्प में दीमक जैसे जीवों का विकास हुआ और ट्रियासिक कल्प में मक्खियों का विकास हुआ था। अगला क्रिटेशियस कल्प है। दोस्तों, क्रिटेशियस कल्प की प्रमुख विशेषताएं ये रही कि इसमें खरिया मिट्टी का जमाव हुआ और निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय हो गई और क्रिटेशियस कल्प में ही राकी, एंडीज, पनामा और कटक आदि पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। तो याद रखिएगा, राकी, एंडीज, पनामा, कटक ये पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। आइए देखते हैं जुरैसिक कल्प के बारे में विशिष्ट तथ्यों को। दोस्तों, जुरैसिक कल्प में स्थलीय भाग पर रेप्टाइल के आकार और प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ। इसी समय कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी विकास और उद्भव हुआ और भारत में इसके अवशेष खेड़ा जिला गुजरात और जबलपुर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और जुरैसिक कल्प को ही दोस्तों डायनासोर के प्रभुत्व का कल्प भी कहा जाता है। आगे आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर और शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये था प्लायोसीन युग में। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास कब हुआ? तो ये इयोसीन युग में। आल्पस पर्वत श्रेणी का निर्माण मायोसीन युग में। लघु हिमकाल का समय कब माना जाता है? तो दोस्तों, ये 1300 से 1870 ईस्वी तक लघु हिमकाल का समय माना गया है। डायनासोर का काल कितना था? तो डायनासोर दोस्तों 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया, जिसको कि डायनासोर काल कहा गया। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो ये प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है राजस्थान मरुस्थल। वलन क्रिया परिणाम है किसका? तो दोस्तों, वलन क्रिया जो है वो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। आइए चट्टानें यानी रॉक्स के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की परपटी यानी क्रस्ट शैलों से बनी है और शैल का निर्माण एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम और विभिन्न रंगों के हो सकते हैं और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी या तलछटी चट्टान और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। सबसे पहले हम आग्नेय शैल के बारे में विशिष्ट तथ्यों को जानेंगे। दोस्तों, आग्नेय जो शैल है उसकी विशेषताएं जान लेते हैं। दोस्तों, आग्नेय चट्टान ये रवेदार होती हैं, इसमें परतों का अभाव होता है और पूरा जीवाश्मों का अभाव होता है और आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है और इसके उदाहरण में ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया और ट्रफ आदि आते हैं। दोस्तों, आग्नेय शैल को प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है और ये क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों प्रकार की होती हैं और इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और बाह्य भाग में लावा से होता है। अब आइए अवसादी शैलों के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। अवसादी शैलें जो होती हैं इनका निर्माण अपक्षय और अपर्दन के कारकों द्वारा मौलिक चट्टानों में विघटन और वियोजन के फलस्वरूप संवहन और निक्षेप से होता है। तो दोस्तों, मौलिक चट्टान या प्राइमरी चट्टान में विघटन और वियोजन के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और निर्माण की प्रक्रिया को शिली भवन कहा जाता है। दोस्तों, वर्गीकरण अगर जो यांत्रिक रूप से किया जाए तो इसमें यांत्रिक रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, लोयस और सिल्ट आदि निर्मित होते हैं। कार्बनिक रूप से कोयला, खड़िया ये और रासायनिक रूप से श्रृंग, पत्थर और हेलाइट। तो दोस्तों, कोयला और खड़िया ये अवसादी शैल के उदाहरण हैं। लास्ट में आइए देखते हैं रूपांतरित शैलों के बारे में। तो इनको रूपांतरित या कायांतरित शैल कहा जाता है। इनका निर्माण दोस्तों ताप और दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। इसको कायांतरित शैल भी कहा जाता है। और दोस्तों, पुनः रूपांतरण तब होता है जब रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाए, इसको पुनः रूपांतरण कहा जाता है।
आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें, इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। दोस्तों, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है, इसके रूपांतरण से नीस का निर्माण होता है। बेसाल्ट के रूपांतरण से शिस्ट और बेसाल्ट के ही रूपांतरण से एम्बीबोलाइट का निर्माण होता है। आइए देखते हैं अवसादी शैल चट्टानों के रूपांतरण से जो शैलें बनती हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों, स्लेट जो है, शेल से स्लेट का निर्माण होता है। इसके अलावा देखिए, चूना पत्थर से संगमरमर का, चाक और डोलामाइट से संगमरमर का, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट का और कांग्लोमरेट से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कुछ शैलें बनती हैं जिनका उदाहरण आपने देखा। अब आइए रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से जो शैलें बनती हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्लेट रूपांतरित शैल है, इसके रूपांतरण से फाइलाइट का निर्माण होता है। फाइलाइट के रूपांतरण से शिस्ट और ग्रेबो से सर्पेंटाइन का निर्माण होता है और ये रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी हुई शैलें हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम महाद्वीपों के बारे में जानने जाएंगे या समझेंगे तो देखिए, एशिया महाद्वीप की चौहद्दी यानी इसके चारों तरफ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब दिशा में प्रशांत महासागर और पश्चिम दिशा में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर है। तो ये था एशिया महाद्वीप की चौहद्दी, यानी इसके चारों तरफ कौन कौन से जो है प्राकृतिक चीज़ें स्थित हैं। अब आइए महाद्वीपों का क्षेत्रफल जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल दोस्तों 4,45,79,79,000 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका 2,42,56,000 वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल दोस्तों 1,32,00,000 और 9,000 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप जो है, इसका क्षेत्रफल जो कम है 99,38,000 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये 76,88,287 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। यूरोप महाद्वीप की चौहद्दी देख लेते हैं। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर है, पूरब दिशा में यूराल पर्वत है, दक्षिण दिशा में भूमध्य सागर और पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर स्थित है। आइए जानते हैं यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप की कुछ विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप जो है, ये वैश्विक स्थिति इसकी, ये विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और एक अन्य महत्वपूर्ण जो विशेषता है अफ्रीका महाद्वीप की, आप जान लीजिए कि विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों रेखाएं यानी विषुवत वृत्त, मकर वृत्त और कर्क वृत्त तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और इसको यूरेशिया से पृथक करने वाला जिब्राल्टर जलसंधि, भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और अरब सागर द्वारा ये यूरेशिया से पृथक होते हैं। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया का जो भाग है उसको यूरेशिया कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अब आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में विशिष्ट तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर हुआ था। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दोस्तों, बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। आइए दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं।
दोस्तों दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है और पनामा जल संधि जो है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। दक्षिणी अमेरिका में कुल 12 देश हैं और सबसे बड़ा देश वहाँ का ब्राज़ील है। इसके बाद आइए अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ये जो महाद्वीपों के माध्य ऊंचाइयां कितनी हैं, तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई जो है ये सबसे अधिक है 1846 मीटर, एशिया महाद्वीप 923 मीटर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 330 मीटर, यूरोप महाद्वीप 302 मीटर, उत्तरी और मध्य अमेरिका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 720 मीटर है, अफ्रीका महाद्वीप की माध्य ऊंचाई 585 मीटर, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 554 मीटर। तो सबसे अधिक माध्य ऊंचाई अंटार्कटिका महाद्वीप की है। अब लास्ट में आइए देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों साउथ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अंध महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में किसकी खोज की है, तो ये है जीलैंडिया। जीलैंडिया दोस्तों इसको दुनिया का 8वां महाद्वीप माना गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीएस दृष्टि विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।